अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। ब्रिक्स की 3 रोज़ा समिट साउथ अफ्रीका में शुरू हो चुकी है और कुछ एनालिस्ट का ऐसा ख्याल होता है कि जो इस वक़्त प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिसमें यूएस और वेस्टर्न उनके जो एलाइज़ हैं, उनकी डोमिनेंस है। अगर उस वर्ल्ड ऑर्डर को कोई चेंज कर सकता है, तो वो ब्रिक्स ही एक ऐसा अल्टरनेट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि ये कर सकता है। तो इसकी हम प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं आज और देखते हैं कि क्या वाक़ई ब्रिक्स के अंदर इतनी ताकत है या इतना बड़ा ये एक लाइक प्लेटफ़ॉर्म है। ये अल जज़ीरा की मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ, फ़ीचर है उन्होंने बनाया कि क्या ब्रिक्स जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना सकता है? क्योंकि ये एक 5 कंट्रीज़ का ये क्लब है जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो मेजर ये 5 कंट्रीज़ हैं रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। आप देख रहे हैं कि एरिया वाइज़ ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रशिया ये बहुत बड़े ममालिक हैं और पॉपुलेशन वाइज़ भी अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाइज़ कंट्रीज़ हैं और इसकी वजह से जब ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप बनता है तो एक तो ये एरिया वाइज़ भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है और पॉपुलेशन वाइज़ भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है और आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन को सही तरीके से हार्नेस किया जाए तो वो एक मुल्क की और इकोनॉमी की वर्ल्ड इकोनॉमी की एक बहुत इम्पोर्टेंट और कलीदी जो है वो किरदार उसमें अदा कर सकता है। सो अब इसी मैप में आपको ये दिख रहा है कि बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इस वक़्त के ब्रिक्स को जॉइन कर लें बिकॉज़ ये कंट्रीज़ समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले वक़्तों में सालों में ये जो ब्रिक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेट भी कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकती हैं ये कंट्रीज़ और वेस्ट को ये नीचा दिखा सकते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हो कि कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर जो लाइट कलर में आपको दिख रही हैं जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, लीबिया, अल्जीरिया, यहाँ पे अर्जेंटीना और यहाँ पे इस तरह के आप देख रहे हो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन ये कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने दरख्वास्तें दे रखी हैं कि हम भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक फ़िलहाल इन ममालिक को एंटरटेन नहीं किया है। ब्रिक्स ने वो उनको मदऊ तो ज़रूर करते हैं अपनी मीटिंग्स में लेकिन अभी उनको मेंबरशिप नहीं मिली है। अब ये कुछ मैप्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनकी जिनकी मदद से हमें ब्रिक्स को समझने में मदद मिलेगी। जो जीडीपी के लिहाज से ये ब्रिक मेंबर्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। जैसे कि चाइना का जो एनुअल 2016 का ये मैप मुझे मिला है जिसमें बताया जा रहा है कि 2016 में जो चाइना का जीडीपी था वो 11 ट्रिलियन डॉलर्स था और इसी तरह से इंडिया का जो है वो 2.26 और रशिया का 1.2 ब्राज़ील का 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स और ये साउथ अफ्रीका क्योंकि छोटा कंट्री है तो इसका 296 94 बिलियन डॉलर्स इसका जीडीपी था व्हिच मीन्स कि ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो जीडीपी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है और चाइना तो इन सब में बहुत ही स्ट्रांग है बिकॉज ये तो एक वैसे भी ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। सो एक और चार्ट हम देखते हैं इसमें भी इसी तरह से बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन वाइज जो है ये जो चार पांचों कंट्रीज को अगर हम मिला के देखें तो दुनिया की 42% पॉपुलेशन इन 5 कंट्रीज के अंदर आती है बिकॉज जैसे आपको मैंने अभी बताया कि चाइना और इंडिया ये जो ऑरेंज से कलर में इनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन वाइज जो है ये डोमिनेट कर लेते हैं दुनिया के लैंडस्केप को। एरिया वाइज भी क्योंकि मैंने आपको उस मैप में दिखाया कि ये सब बड़े-बड़े लैंड एरियाज़ होल्डिंग कंट्रीज़ हैं तो 30% ऑफ द लैंड एरिया जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं वर्ल्ड ग्लोब के अंदर। इसी तरह से जो जीडीपी है ये 2021 की अगर बात कीजिए तो 26% यानी 24 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी 26% मतलब 30 के करीब आप समझ लो वो ये लोग इनके मुल्कों में मतलब हो रहा था कमाया जा रहा था और इसी तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर देखी जाए तो 20% जो है वो 2020 में ये लोग दुनिया के शेयर ले रहे थे। तो ये तो 2020 है लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि ये बहुत सारे इसमें मज़ीद चेंजेस आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये एक मैप दिखा रही हूँ
जिसमें ये कंपेयर कर रहे हैं ब्रिक्स को जी7 से। और जी7 में आपको पता है कौन से कंट्रीज़ हैं दुनिया के सबसे बड़े, यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी और दुनिया के सबसे अमीर वेस्टर्न 7 ममालिक से ये जी7 बनता है। तो जी7 की जो इकोनॉमी है 2000 में ये दुनिया की 43% थी और ब्रिक्स की इकोनॉमी 2000 में 18 या 19% थी, ये सारे पाँचों मुल्कों को मिला करके। लेकिन वक़्त के साथ-साथ क्या हुआ है कि मैं आपको दिखाती हूँ 2023 में यानी विदिन 3 इयर्स विदिन 23 इयर्स आप देखोगे कि ब्रिक्स के जो जी7 की इकोनॉमीज़ है वो ऊपर से नीचे आते 29% पर चली गई और ये जो ब्रिक्स हैं, जी7 की 45 से नीचे आके 29 पे और जो ब्रिक्स हैं जो कि 15% पर थे उन्होंने ग्रोथ करते वो 32% के ऊपर आ गई हैं। दैट मीन्स कि इनकी बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो रही है। और अगर हम आगे देखें कि इनका फ़ोकस क्या है 2028 आज से 5 साल बाद क्या फ़ोकस्ड है वो मज़ीद ये है कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं वो 33.65% ऑफ ग्लोबल जीडीपी पे आ जाएँगी, जबकि जी7 जो कि इस वक़्त दुनिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री का ग्रुप समझा जाता है, वो नीचे आते-आते 27% पर आ जाएगा। दैट मीन्स कि वाक़ई अगर 5 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा तो फिर वाक़ई ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप तो है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करने की कैपेसिटी रखता है, जो कि अगर चाइना और रशिया उसके अंदर हैं तो फिर वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करने की उनके अंदर एक लाइक जज़्बा है या एक उनकी ख्वाहिश है जिसको वो अभी भी परस्यू करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो ब्रिक्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बना देते हैं। अब रॉयटर्स ने ये मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन-कौन से जो है नेशंस हैं जो कि ब्रिक्स को अभी जॉइन करना चाहते हैं। 40 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कह रखा है कि हम एप्लीकेशंस दे रखी हैं कि हम ब्रिक्स को जॉइन करना चाहते हैं। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलिविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, क्यूबा, कांगो, कोमोरोस, गबून, कज़ाकिस्तान और इसके अलावा मज़ीद और भी। तो अभी तक इनको दिया तो नहीं है मेंबरशिप, लेकिन अगर इतने सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आना चाहते हैं, ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि उनको पता है कि ब्रिक्स जो है ये एक डोमिनेटिंग चीज़ बनने वाली है, अभी भी डोमिनेट कर रही है और मज़ीद आगे चल कर के ये मज़ीद जो है ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी। एक और मैं आपको 1-2 जगह से शेयर करती हूँ। ब्रिक्स नेशंस आर हेडेड फॉर 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बाय 2030 यानी कि दुनिया की ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये दुनिया की 50% जीडीपी को यानी कि वो इनके अंदर होगी 2030 का फ़ोरकास्ट अगर हम देखें, 2028 का मैंने आपको दिखाया था, उसमें 33.65 का लाइक फ़ोरकास्ट है और 2030 में फ़ोरकास्ट ये है कि 50% ऑफ जीडीपी दुनिया की जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ में से निकल रही होगी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस अभी भी है और ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस अगले आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी वजूहात हैं, कुछ ऐसे भी खलफशार हैं इन तमाम 5 कंट्रीज़ के बीच में, जिनकी वजह से वो अपनी कोई एक एजेंडा, एक पेज पे आकर कोई नई यानी इकोनॉमिक पॉलिसी सामने नहीं ला सक रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर सक रहे कि वो इकट्ठे हो जाएँ और जो इनका बेसिक पर्पस है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएँ, जो इनका बेसिक पर्पस है कि वो यूएस और वेस्टर्न उनके जो एलाइज़ हैं, उनका का डोमिनेटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो चेंज करें, वो क्यों नहीं कर पा रहे? इस वजह से क्योंकि जो रशिया और चाइना है वो तो सेम पेज पर हैं, वो तो इस वक़्त पूरी तरह से यूक्रेन वॉर के अंदर भी ये नेटो और यूरोपियन यूनियन और यूएस के खिलाफ नबर्द आज़मा है और बाकी दीगर भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है उसमें इनके का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि वो यूएस की डोमिनेंस को और वेस्टर्न ममालिक की डोमिनेंस को आहिस्ता-आहिस्ता इरोड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इंडिया और उसके बरअक्स एक ऐसा मुल्क है
जो कि इस वक़्त यूएस का स्ट्रैटेजिक एलाय है। ना ही सिर्फ़ वो यूएस का एक स्ट्रैटेजिक एलाय है, बल्कि यूएस की जो इंडो पैसिफ़िक पॉलिसी है, जिसमें वो इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, पंप करता है कि तुम मेरे जो एलाय हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरे जो इंडो पैसिफ़िक का जो रीजन है, जो ओशियानिक रीजन है, वो उस तमाम रीजन में मैं तुम्हें एक डोमिनेंट पोज़ीशन पे लेकर आऊँगा। और वो उसने इंडिया को क्वाड में भी शामिल कर रखा है, और दीगर और जो अपने ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि उन्होंने चाइना और रशिया के खिलाफ बनाए हैं, उन सब में इंडिया को यूएस ने शामिल कर रखा है। तो लिहाज़ा इस प्लेटफ़ॉर्म में, ब्रिक्स में, ये एक पेज पर आना इनका बहुत मुश्किल है। और जैसे कि ब्रिक्स की मेंबर्स रशिया और चाइना हमेशा चाहेंगे कि उनके जो समिट्स हैं, उनके अंदर साफ तौर पे रशिया के हिमायत में बयान दिए जाएँ, चाइना की हिमायत में बयान दिए जाएँ। ये सब करने से, स्पेशली यूक्रेन वॉर और ताइवान के सिलसिले में, ये सब चीज़ें करने से इंडिया जो है वो तो फुली तौर पे जो है वो कासिर भी है, और वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने के लिए तैयार है। और इसी तरह अगर हम ब्राज़ील को देखें, तो ब्राज़ील भी आप समझ सकते हो कि ये साउथ अमेरिकन नेशन है, और साउथ अमेरिका में बहुत दहाइयों से ये चीज़ चल रही है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को इस कॉन्टिनेंट से निकाला जाए, निकाल बाहर फेंका जाए। और इसी सिलसिले में पिंक टाइड के नाम से एक बहुत तवील तहरीक जो है वो 40 साल से इन कंट्रीज़ के अंदर चल रही है, जिसकी अंदर जो है वो तमाम उन्होंने ऐसे लीडर्स को अपने मुल्कों से निकाल बाहर किया है, जो कि यूएस के साथ एलाइड थे या यूएस के पपेट्स थे। और इसी सिलसिले में ब्राज़ील के अंदर भी लूला दा सिल्वा का वापस आना, और यहाँ से जायर बोल्सोनारो को निकाला जाना, ये भी इस बात की अलामत है कि ये यहाँ पर ये मुल्क जो है, ये इतना बड़ा मुल्क जो है, ये यूएस के इंटरेस्ट और यूएस की जो महकूमी है, उससे बिल्कुल जो है वो बाहर निकलना चाहता है। और लिहाज़ा इसका जो पॉलिटिकल वो फ्रेमवर्क है, वो बिल्कुल मैच करता है रशिया और चाइना के साथ। और बाकी रह गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो एक न्यूट्रल पोज़ीशन पर है, बिकॉज़ ज़ाहिर है ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉलोनाइज़र्स अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारी इकोनॉमी को वो कंट्रोल करते हैं, गोरे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को मतलब कॉलोनाइज़ किया हुआ था, और अभी भी उनका यहाँ पे बहुत होल्ड है। तो इनके ताल्लुकात यूरोप के साथ और यूएस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रिक में शामिल होने की वजह से ये थोड़ा न्यूट्रलाइज़ हुए हुए हैं, और इन्होंने रशिया और चाइना और ब्राज़ील का साथ देने का फ़ैसला किया। तो इस पूरे सूप में आप देख रहे हो कि एक कंट्री जो है वो बिल्कुल मिसमैच है, और वो है इंडिया। और इंडिया की इस सूप के अंदर होने की वजह से ये लोग कोई एक लाइक जॉइंट डिक्लेरेशंस देना, या स्पेशली यूक्रेन और ताइवान के मामले में, या कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी सामने लेकर आना जिससे ये पाँचों मुल्क इंटीग्रेट हो जाएँ, वो भी करना इनके लिए इस वक़्त बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ब्रिक्स की जो ये समिट्स हैं, जो हर साल मुनक्किद होती हैं, इनके अंदर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो कि ये पोटेंशियल आपको इन न्यूज़ और चार्ट्स में से मैंने आपको दिखाया है कि अगर ये मुल्क एक पेज पर आ जाएँ, या अगर इस जो ब्रिक्स है, इसके अंदर मज़ीद ऐसे ममालिक शामिल हो जाएँ जो चाइना और रशिया के साथ वन पेज पे हों, और अगर इंडिया को यहाँ से निकलना पड़ा और वो निकल जाए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ग्लोबल फ़ोरम बन जाएगा, जिसका डेफ़िनेटली वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेट करना बहुत लाइक पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू।